प्यारे बच्चों, आइए हम लोग कैपेसिटर के नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं। बहुत काम की चीज है। इस टॉपिक का नाम है रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। इसको हम लोग छोटे वर्ड में बोलते हैं आरसी सर्किट, और ये इसी नाम से जाना जाता है। बहुत काम की चीज है। अगर आप मेंस एडवांस लेवल पे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरसी सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे क्या होता है। बिना टाइम को गवाए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, टॉपिक का नाम है रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस। अब देखोगे, हमने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है रेसिस्टेंस के बारे में। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि रेसिस्टेंस है क्या, तो एक ऐसा डायग्राम होता है, आपको पता ही होगा बट फिर भी देख लीजिए। हम लोग बोलते हैं कि 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिस्टेंस है। इसको आर बोलते हैं, और आपको तो सी पता ही है, इसको सी बोलते हैं। अब जब कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक सर्किट ड्रॉ करेगा। सर्किट मींस क्या होगा कि उसमें बैटरी ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे। जैसे हम आपको सिंपल से एग्जांपल से बताएं, आपको पहले क्या दिखा था, एक कैपेसिटर का सिस्टम में कोई एक बैटरी हुआ करता था, यहां पर एक स्विच हुआ करता था, इसका पोटेंशियल भी हुआ करता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, की या स्विच। गॉट इट। इसका कैपेसिटेंस सी था, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। एक्चुअली क्या इस चैप्टर में पढ़ा था, इसको अपन हायर पोटेंशियल मान के चलते हैं, इसको हमने लोअर पोटेंशियल मान के चलते हैं। ठीक है। अब ये सिखाया गया था हमें कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पे होता है, और इस साइड के सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज होता है, जो कि हमने यहां से देखा था। इसका मतलब है ये जो एंड जिधर से जुड़ा होता है, वो एंड एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज क्यू सप्लाई करता है। इसको क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू सप्लाई करता है। किस कंडीशन में, जब ये सर्किट क्लोज होता है। इतना सारा बेसिक इक्वेशन हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जो फंडामेंटल सर्किट हमने सीखा था वहां देखा था। फिर यहां से क्यू चार्ज देगा, क्यू चार्ज यहां से आ जाएगा। ये बेसिक सर्किट था। अब हमको पूछा इस आरसी सर्किट का मतलब क्या होता है, तो इन आरसी सर्किट हम लोग जो देखेंगे, रेसिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटेंस भी आएगा। हमेशा आरसी का लिखा जाएगा, और सर्किट को अपन यहां से सी के टी के नाम से चलना शुरू करेंगे। तो सर्किट का शॉर्ट फॉर्म हो गया सी के टी। अब ये सर्किट बनेगा कैसे, समझें कैसे। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, जहां पे सिर्फ देखना है कि मीनिंग क्या है उसका, और उसका अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का एप्लीकेशन हो, दो डिफरेंट कैपेसिटर को जोड़ने के बाद उसको ऐड करने पे एक नया पोटेंशियल आता है, नया चार्ज आता है, उस सब कहानी को हमने पढ़ा है पहले लास्ट के लेक्चर में। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस इंटर कर रहा है। ये टॉपिक करंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोलेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस आता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो करंट से ही होता है। यहाँ पर आने का मतलब ये होता है कि अपन जब करंट में जाएंगे, तो करंट में मुझे सर्किट का आइडिया हो कि अगर सर्किट में कैपेसिटेंस आ जाए, ऐसा नहीं कि करंट में सिर्फ रेसिस्टेंस ही रहेगा। अगर कैपेसिटेंस आ जाए तो हम कैसे इसको डील करते हैं, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेईई लेवल पे, और मेंस एडवांस दोनों लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक सर्किट फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग आपसे आरसी सर्किट बोलेंगे। मान लीजिए हमने यहां से एक सर्किट फॉर्म की, ध्यान से नहीं बात है। ये सर्किट को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, रेसिस्टेंस ऐड था उसको हमने आर बोल दिया, और ये जो कैपेसिटेंस था उसको हमने सी बोल दिया, और इसका वोल्टेज तो हम मान लेते हैं वी। और ये की है, सारा कहानी यहीं से शुरू होगा जब क्या होगा, ये सर्किट क्लोज होगा। ओपन सर्किट में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, अब सर दो बात समझ में आती है, हमें दो बात समझ में आनी चाहिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले इनिशियली जब हम इस तरह के सर्किट को देखते हैं, तो हमें दो पॉइंट्स छोटा छोटा नजर आना चाहिए, जिसको हम फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट की तरह इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर किसी सर्किट में अगर सिंपल क्लास 10th की बात करी जाए, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर इसका भी पोटेंशियल हो, कोई करंट इसमें आ जाता होगा, आर होगा, तो अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि सर यहाँ पे V इजकल टू आई टाइम्स ऑफ आर जाएगा। इसका मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट होगा। अगर उसका रेसिस्टेंस अवेलेबल है तो उस सर्किट में करंट आ जाएगा। बट उसके बनिस्पत अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, उसके बनिस्पत हम कैपेसिटेंस की बात करें, ये V है, ये C है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस हमने जो इक्वेशन पढ़ा है वो क्या था, Q इजकल टू CV। मतलब C क्या था, इसका कैपेसिटेंस था, जो चार्ज यहां पे एस्टेब्लिश हुआ प्लस क्यू, यहां पे आया माइनस क्यू, उसका वैल्यू होता है CV के बराबर। ये हमने दोनों पढ़ा है। अब क्या होता है, इस दोनों सर्किट के कॉम्बिनेशन को हम लोग दो टाइम फ्रेम में स्टडी करते हैं। एक टाइम फ्रेम होता है इनिशियल टाइम, या उसको बोलते हैं t इक्वल टू 0। तो पॉइंट बहुत याद रखेंगे, एट
t इजकल टू 0 जो फर्स्ट कंडीशन होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो t इजकल टू 0 में जब हमने बैटरी के स्विच को ऑन किया, अब तो यहां पर ध्यान रखेंगे इसको हमने जस्ट शुरू किया है, इसको शुरू किया। अब जब यहां से पोटेंशियल ड्रॉप जाएंगे इन दी टू फॉर्म्स, तो यहां से छोटा सा पॉइंट होता है उसको रिमेंबर रखना पड़ता है, बाकी सर्किट आसान है। जो सबसे फंडामेंटल पॉइंट होता है ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है इसका कैरेक्टर बदल जाता है। अब बोलेंगे क्यों? कि जब t 0 होता है तो यहां पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो यहां से फर्स्ट पॉइंट होता है नो चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज पे सॉरी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता है। दैट्स वाई इसका जो कैरेक्टर बदलता है कैसे? इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टिंग वायर, लाइक ए कंडक्टिंग वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन से याद रखेंगे। दो ही पॉइंट्स होते हैं कि जब ये t इजकल टू 0 पे होगा तो इस कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं होगा या कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर वो चार्ज नहीं होगा तो इसका कैरेक्टर डिफाइंड होता है, ये एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह? कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है। और थोड़ा सा कंडक्टिंग वायर पे चर्चा कर लें। सर कंडक्टिंग वायर है क्या? कंडक्टिंग वायर वो चीज होता है जहां पे पोटेंशियल का कोई फॉल नहीं होता है। क्या हो? ड्रॉप या फॉल नहीं होता है कि पोटेंशियल यहां समथिंग था। अब ये कैरेक्टर बहुत स्टार मार्केट पॉइंट है, आप याद रखेंगे सर्किट में बहुत सा आपको पूछने को आएगा और एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि उस कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज होगा एट t इक्वल टू 0 पे, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द वायर, कि वायर एक्चुअली हो कैसा जाएगा। तो मुझे इस आरसी सर्किट का जो फर्स्ट फंडामेंटल है, अगर हम t इक्वल टू 0 या इनिशियल टाइम की बात करें जब हम ये सारा सर्किट का फेनोमेनन परफॉर्म करना शुरू करते हैं, उस केस में ये जो कैपेसिटर है उस पे कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो इसका जो कैरेक्टर होता है या जो बिहेवियर होता है वो एक कंडक्टिंग वायर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? कंडक्टिंग वायर की तरह होता है। ओके, जब वो कंडक्टिंग वायर होगा तो हम लोग क्या क्या एनालॉजी ले सकते हैं, थोड़ा देखेंगे इसको। अब ये कंडक्टिंग वायर होगा तो क्या मैं इस सर्किट को मैं यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, थोड़ा स्पेस का कम है, इसको नीचे बनाता है, ठीक है। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा आप देखेंगे यहां से कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। नहीं रहा, क्या बन गया? कट के बन गई ये कंडक्टिंग वायर। मैं यहां पे थोड़ा सा डॉटेड बनाया हूं, इसका मतलब ये कोई अलग चीज नहीं है, ये क्या है? जस्ट एक कंडक्टिंग वायर है। पहले वो कैपेसिटेंस था, अब क्या बन गया? कंडक्टिंग वायर। इस चीज को हमको ध्यान में रखने के लिए हमने इसको ब्लॉकेज करके बनाया है कि दिस लाइक ए वायर, जैसे ऑर्डिनरी वायर ये है उसी तरह क्या होगा? बिहेव करेगा। इसको अपन बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। लिख लीजिए कंडक्टिंग वायर। जब ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, इसका रेसिस्टेंस R होगा, तो फिर क्या होगा? ये सर्किट लाइक दैट बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो हमको यहां से जब इसको क्लोज करते हैं तो मुझे एक रिलेशन मिलता है V इज इक्वल टू IR, तो हमको वहां पे करंट निकालने का एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलता है। हमसे पूछेगा क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन में कि जब t इक्वल टू 0 हो किसी भी आरसी सर्किट में, कहां पे? किसी भी आरसी सर्किट में, तो ये जो कैरेक्टर होता है, ये जो कैरेक्टर C का होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। अब कंडक्टिंग वायर देखिए कैसा, तो ये ऐसा एक इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। उसके बाद तो वन लाइनर सर्किट है। हमसे क्या पूछेगा? ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। अगर मैं इसको समराइज करूं, सर्किट में R और C दोनों, सिंपल सी बात है, R C दोनों होगा। T इजकल टू इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट T इजकल टू 0 में पूछेगा, इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग वायर। ड्रॉ एंड फाइंड I। सिंपल सर्किट है, इसको अच्छे से लिखिए। हम लोग एग्जांपल से इसको और डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। इसको लिख लीजिए अच्छे से, आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड करंट इन द सर्किट। सर्किट मतलब क्या होता है? सर्किट एट t इक्वल टू 0। बस अभी हमने सीखा था, जो भी सर्किट है इसका मतलब ये क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। अब देखो t इक्वल टू 0 पे क्या सिखाया गया था? कोई भी कैपेसिटर हो वो क्या होता है? कंडक्टिंग वायर बन जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो क्या बन जाता है? कंडक्टिंग वायर। तो अपने को जब ये कंडक्टिंग वायर हो गया तो हमको इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने आना चाहिए। कैसा होगा?
एक इक्विवेलेंट सर्किट होगा ऐसा, ये हो गया इसका V, ये हो गया इसका R, V इसका दिया हुआ है 10 वोल्ट और ये हमारा 5 ओम। मान लेते यहां से करंट कितना आएगा, आएगा, बस सिंपल सा है। जब यहां से करंट आएगा तो यहां से आ जाएगा, यू नो वेरी आसान क्वेश्चन है। ओम्स लॉ क्या सिखाया था, V इक्वल टू I इंटू आर। V कितना है 10, I तो निकल, R कितना है 5, 2 I कितने हो गए 2 एम्पियर। सिंपल, खत्म। ऐसे क्वेश्चन है, देख लो इसको, लिख लीजिए, फिर हम लोग 2 दिन क्वेश्चन और करते हैं। कुछ है नहीं इसमें, छोटे सर्किट से शुरू होगा तो हम क्या होगा, सर्किट तो बहुत आसान होता है, सिंपल सर्किट सिंपल आंसर। देखो इसको, वो भी थोड़ा सा आसान ही है। क्या पूछा है, फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी एट t इक्वल टू 0। सेम फंडामेंटल कांसेप्ट है। t0 का मतलब होता है हमने t0 पे स्विच को क्या किया, क्लोज कर दिया। ये हमेशा मैं बता रहा हूं बट ये जनरल नो नीड है, ठीक है। जब इसको क्लोज किया तो हमें 2 कांसेप्ट देखने को मिलेंगे। सर सबसे पहला कैरेक्टर क्या बताया था, इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, तो उस केस में ये जो वायर था वो क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग वायर। बस आसान से क्वेश्चन है, वो क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग वायर। अब देखो, अगर ये वायर हो गया कंडक्टिंग वायर, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां पे होगा वो पोटेंशियल यहां पे होगा, वो पोटेंशियल यहां पे होगा, ये पोटेंशियल यहां पे होगा। हमने सिखाया था ना कैपेसिटर में, जब पोटेंशियल होता है सेम, उस केस में करंट होता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये जो सर्किट होगा वो इक्विवेलेंट कुछ इस तरह बन जाएगा। बहुत तो गलतियां क्या करेंगे, सोचेंगे ये तो कंडक्टिंग वायर बन गया, बट इस रेसिस्टेंस को काउंट कर लेंगे। ये रेसिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, या उसको ब्रेक डाउन करके निकल जाएगा। क्यों, अगर ये कंडक्टिंग है तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। तो जो रेसिस्टेंस 3 वाला था वो भी हमारा यहां से खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10 वोल्ट, दैट इज 2 एम्पियर। नाउ वी अप्लाई ओम्स लॉ। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो मैं फिर से बता देता हूं। ये जो था, अगर यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम है, क्या यहां से पोटेंशियल का चेंज हो रहा है क्या, नो। तो इस सर्किट के इस पार्ट में क्या हो रहा है, नो पोटेंशियल चेंज, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी 0 है। हमने क्या सिखाया था, डेल्टा वी 0 होने का मतलब एक ही बात होता है कि वायर क्या होगा, कंडक्टिंग वायर होगा। थोड़ा सा नया पता था आपको, याद होना चाहिए, वायर क्या होगा, कंडक्टिंग वायर होगा। तो ये जो रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था क्या होगा, वो बन जाएगा कंडक्टिंग वायर। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसकी बात करें, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड, CKED, सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट ना, आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इस रेसिस्टेंस का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग वायर। ध्यान देखो क्या बचेगा, 2 ओम। फिर अप्लाई कर लो, V इक्वल टू IR, सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमें कंसेप्ट आते हैं तो क्या होगा, हमसे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। 5 एम्पियर इज द आंसर। इसलिए आप गलती नहीं करेंगे, जब भी पोटेंशियल सेम हो तो सिखाया था मैंने, सेम पोटेंशियल पे कंडक्टिंग वायर होता है। कंडक्टिंग वायर का डेल्टा V 0, डेल्टा मतलब क्या होगा, I तो होगा बट R नहीं होगा। ये पॉइंट हमने आपको बताया, लिख लीजिए इसको अच्छे से। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट केस है, अभी तक हमने बात करी थी t इक्वल टू 0 पे जो नया कंडीशन होता है सेकंड वाला, उसको स्टेडी स्टेट। अगर थोड़ा सा उसको न्यूमेरिकली देखें तो कहने का मतलब है t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा। अब देखो t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले मानना क्या पड़ेगा, लॉजिकली यह होता है जब t होता है इनफाइनाइट तो 2-3 पॉइंट्स रखेंगे याद। सबसे पहले क्या होता है, जो कैपेसिटर गेट्स चार्ज वो क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज होता है। कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज, या उसको हम लोग फुल चार्ज बोल सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज। कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, ब्रोकन वायर की तरह काम करता है। बिहेवियर कंसेप्ट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस सिंपल सी बात है, चार्ज क्या होगा सर, मैक्सिमम चार्ज होगा या फुल चार्ज हो जाएगा। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो किसका बिहेव करेगा, ब्रोकन वायर या कोई सर्किट को ब्रोक कर देगा। बस 2 ही पॉइंट होते हैं। स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, t इनफाइनाइट पे कैपेसिटर गेट्स मैक्सिमम चार्ज, इट बिहेव्स एज ए ब्रोकन वायर। सर्किट देखेंगे फिर से, एक ही सर्किट बनाते हैं अपन। अब सर्किट ये है कि ये हमारा कैपेसिटर था, ये हमारा रेसिस्टेंस था, इस पर अपन मान लेते बैटरी था कुछ लाइक दैट, ठीक है। इसका वोल्टेज V है, ये हमारा की होगा। अगर ये रेसिस्टेंस R है और इसका कैपेसिटेंस C है, अब क्या हो सकता है, हमको मैक्सिमम क्या क्या आ सकते हैं वहां पे,
मैक्सिमम चार्ज अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, तो यहां से जो भी करंट के फॉर्म में आएगा, अगर ये t इजकल टू इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहा, या स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है एट द टाइम ऑफ सैचुरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस सिस्टम बिकम्स फुल चार्ज। समझ के सर फुल चार्ज का मतलब क्या होता है? ये जब हो जाएगा फुल चार्ज तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, दिस बिहेव्स एज ए ब्रोकन वायर। ये क्या करेगा, टूट जाएगा, सर्किट को तोड़ देगा। मैं बताता हूं टूटेगा कैसे वो। अब देखो, अगर ये ब्रोकन वायर की तरह होगा तो क्यों मैक्सिमम चार्ज आएगा? सोचो चार्ज आता कर, अब सिखाया था जब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज का फ्लो होता है, उस केस में होता है। अगर मान लो इसका पोटेंशियल भी हो जाए, इसका पोटेंशियल भी हो जाए, अगर यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप रहा ही नहीं, क्या चार्ज फ्लो कर पाएगा? जब चार्ज चलेगा ही नहीं तो सर्किट को रहने देगा ये, क्योंकि हमको पता है कि डेल्टा वी जो होता है हम लोग क्या लिखते हैं, वी हाइयर माइनस वी लोअर, ये सीखा था। तो डेल्टा वी पोटेंशियल का जब क्या कहते हैं चेंज होगा, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था। लेकिन जब ये मैक्सिमम चार्ज होता है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहता ही नहीं। जब डिफरेंस रहेगा ही नहीं तो क्या होगा उस केस में, यहां से यहां कोई चार्ज जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब चार्ज नहीं जाएगा तो क्या करेगा, इसका कैरेक्टर जो होता है वो क्या बन जाता है, एक ब्रोकन वायर की तरह बन जाता है। तो हमको ये सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा। अब देखो, अब यहां तो रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस रहा नहीं। जब ये सर्किट ब्रोकन वायर की तरह नजर आएगा, सोचो क्या सर्किट कंप्लीट है? नहीं। जब सर्किट कंप्लीट नहीं है, इस केस में कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों? सर सर्किट तो जुड़ा ही नहीं है। तो जब भी सर्किट ब्रेक होता है, उस केस में इस रेसिस्टेंस के पास कोई करंट नहीं होगा। सिंपल से स्टोरी है, बट इतना ही मुझे समझना था। दो केस हमने डिस्कस किया, छोटे छोटे पॉइंट्स थे। एक केस था अगर t इक्वल टू 0 पे होगा तो कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं है तो एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। गॉट द पॉइंट? सिंपल ड्रॉ करने का क्वेश्चन हमने करके देखा। नेक्स्ट पॉइंट था, अगर कैपेसिटर t इक्वल टू इनफाइनाइट या स्टेडी स्टेट तक लेके जाए, लाइक जो लिखा हो यहाँ पे, वहां तक जाएगा तो क्या होगा, इसका चार्ज शुड बी मैक्सिमम। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल शुड बी सेम। सेम पोटेंशियल होने के कारण यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर डिफाइन होगा वो क्या करेगा, चार्ज को जाने ही नहीं देगा। जब ये चार्ज को जाने ही नहीं देगा तो करंट तो उसका आउट प्रोडक्ट है ना, चार्ज जाता है पर टाइम Q बाई टी होता है। अगर Q गया ही नहीं तो कहा गया करंट, तो करंट होगा नहीं होगा। तो जो कैरेक्टर इंपोर्टेंस होते हैं कि बिहेवियर बिहेव्स लाइक ए ब्रोकन वायर। तो हमने दोनों क्वेश्चन में देखा, दोनों पार्ट्स में देखा। फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर एज ए कंडक्टिंग लाइन, सेकंड में ब्रोकन वायर। तो हमारे एग्जामिनेशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट और t इक्वल टू 0। तो हमको कभी कभी जब सर्किट को अच्छे से बनाएंगे, डीपर सर्किट में आएंगे, तो वहां मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ इसका कैरेक्टर क्या होता है। इसको अच्छे से लिखिए, हम लोग फिर से एग्जाम्पल करेंगे सेम कंसेप्ट पे जो सेकंड वाला था। हम क्या करते हैं, इन जनरली दोनों किसको डिस्कस करेंगे। मैं लिखता हूं अच्छे से, सर्किट देखेंगे, फाइंड करंट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब देखो दो बात पूछा है हमसे, अगर हमें मेंशन नहीं है करंट, तो सर करंट कब नहीं होता है और कब चार्ज नहीं होता है, ध्यान से देखेंगे। सर अभी हमने देखा दो पूछा तो कंडीशन अलग करते हैं। फर्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं एट t इक्वल टू 0। सर्किट का मतलब होता है यू नो द फंडामेंटल्स। ये सर्किट दिया है कि एक 5 फैराडे का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट का बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमसे पूछा है चार्ज और करंट दोनों बताना है। अपन क्या करें, दोनों केस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम t इक्वल टू 0 की बात करते थे, t इक्वल टू 0 की बात करते थे, हमें दो पॉइंट्स देखने को मिला था। t इक्वल टू 0 पे नो चार्ज, क्या बताया था, कैपेसिटर आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगर इसके पास चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। फर्स्ट आंसर खत्म। कब, जब कंडीशन t इक्वल टू 0 होगा। बट इसका जो बिहेवियर हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे, दिस सर्किट लाइक दैट। क्यों, अभी सिखाया था, जब t इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में, सॉरी कैपेसिटेंस देता है कंडक्टिंग वायर, तो जब ये वायर हो जाएगा तो अपने को एक सर्किट मिल जाएगी। तो यहां से क्या लगाएंगे, v इक्वल टू आई आर, ये 10 है 2 है, आई इसको कैंसिल कर दिया, आई इक्वल टू 5 एम्पियर। खत्म। इतने छोटे से पॉइंट्स हैं। लेकिन जब हम लोग इस सिक्के के दूसरे पहलू की ओर चलेंगे, दूसरे पहलू का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा t इक्वल टू 0 पे दिस बिहेव्स एज ए
कंडक्टिंग वायर बट कोई चार्ज नहीं था। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो उस केस की कहानी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं दूसरी ओर की। अगर t इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट मतलब क्या हो जाए, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब सोचो सारी कहानी बदल गई। चार्ज क्या होगा, चार्ज शुड बी मैक्सिमम। अब देखो चार्ज मैक्सिमम कितना होता है, q इक्वल टू c भी हमने पढ़ाया था वहां पे। तो यहां क्या होगा, चार्ज शुड बी मैक्सिमम c इंटू v, यू नो v 10, व्हाट इज c 5, तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा 5 इंटू 10। अब देखिए 50 कूलम, खत्म कहानी। अभी तो सीखा है 50 कूलम, लेकिन सर और क्या बताया गया, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ब्रोकन वायर। इसको बोल सकते हैं ओपन सर्किट या ब्रोकन वायर, मतलब ब्रोकन वायर में टूटा हुआ है, ठीक ना, या ओपन सर्किट। अब लो, अब हमारी सर्किट हो गई है ओपन। कहां से करंट लाओगे बताओ, कोई करंट होगा क्या, नहीं। तो इस केस में अपने को जो आई मिले वो क्या होगा, 0। ये छोटे ही क्वेश्चंस होते हैं बट हमें पॉइंट्स याद रखना पड़ता है कि हमें पूछा है करंट्स और चार्ज बताने हैं, करंट और चार्ज दोनों बताना है। तो इस केस में जब t इक्वल टू 0 था जो हमने केस फर्स्ट में डिस्कस किया, और t इक्वल टू इनफाइनाइट था जो हमने केस सेकंड में डिस्कस किया, यहां पे क्या करेगा, नो चार्ज मतलब कि वो 0। सेकंड में करंट होगा, यस, क्योंकि ये बिहेव करेगा किसी तरह कंडक्टिंग वायर की तरह, v इक्वल टू आर 5 एम्पीयर आ गया। जब हम दूसरे तरफ आते हैं तो सर मैक्सिमम चार्ज होगा कैपेसिटर पे कितना, c भी, अब बताया था लास्ट में, c कितना है 5, v कितना है 10, 50 कूलम आ गया। बट c बिहेव्स लाइक ए ब्रोकन वायर या ओपन सर्किट। जब सर्किट होता है ओपन तो क्या होगा, ये खुला रहेगा, तो करंट जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपने को आने चाहिए, ठीक है। इसको लिखो, छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला भी, देखो कुछ नहीं। फाइंड करंट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल टू इंफिनिटी। सिंपल सा कांसेप्ट है, छोटा बोला क्या, t इंफिनिटी मतलब क्या होगा, सर्किट क्लोज रहेगा। चलो अब बात आई सर t इंफिनिटी की, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है क्वेश्चन, चार्ज तो मैक्सिमम होगा, चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो पहले वही काम करते हैं, Q शुड बी मैक्सिमम, लेकिन C इंटू भी, नो सर, नो, ये भी होगा क्या, नहीं, क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है इसको अपन मान लेते हैं V1, ये पोटेंशियल होना चाहिए। ओके, अब तो पकड़ेगा हम क्या करें, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं कहानी। हमारा मिशन है V1 ढूंढने का और करंट निकालने का। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो बिहेवियर होता है इनफाइनाइट पे, C क्या करता है, ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है। बस यही हमको ध्यान में लगाना पड़ता है कंसेप्ट में। एक भी चीज में ऐसा नहीं लिख रहा हूं जो आपको नहीं आता होगा, सबको पता है कि C का बिहेवियर क्या है, ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट होगा तो डायग्राम देखो कि ये जो सर्किट का डायग्राम था, ओपन सर्किट समय क्या हो जाएगा, ये पार्ट कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। इसका मतलब जब वो ओपन सर्किट बन जाएगा तो कुछ हमको इस तरह डायग्राम दिखेगा, ये रेसिस्टेंस, ये बैटरी एंड ये रेसिस्टेंस, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 3 ओम, दिस इज 2 ओम। अब क्या है, ओपन सर्किट का मतलब होता है कुछ इस तरह का सर्किट होगा। अब देखो इस सर्किट में ना कोई करंट आ रहा है ना कोई करंट जा रहा है। जब ये करंट ना आएगा जाए क्या होगा, इसका रहने नहीं रहने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। जब ये ओपन सर्किट होगा, अब देख यहां से कोई करंट का हो सकता है क्या, एक करंट यहां से आएगा यहां को चला जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं हम लोग, इसका कुछ वैल्यू नहीं रहा, इसका कुछ वैल्यू नहीं रहा, तो क्या होगा, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। दोनों किसमें, सीरीज में है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जो रेसिस्टेंस होता है सीरीज का फॉर्मूला होता है, वैसे हम करंट में इसको पढ़ाएंगे, बट अब देख लीजिए जब सीरीज में होता है तो क्या लिखते हैं, इसको हम लोग नया इक्विवेलेंट सर्किट के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं V, ये होता है R इक्विवेलेंट। अभी R इक्विवेलेंट को हम देख लेते हैं कितना होगा। जब सीरीज में हो तो लिख लीजिए, जब भी सीरीज में होगा तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। ये रेसिस्टेंस की कहानी है, आपने क्लास 10th में पढ़ा। ये किसका कंडीशन है, सीरीज में होने का। अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे कॉम्बिनेशन चलते हैं। बट क्या है, सीरीज होने का मतलब एक और लीजिए, यहाँ पे करंट सेम होना चाहिए, मतलब करंट का डिवीजन नहीं होना चाहिए। इस विषय में पता होता है करंट क्या होगा, सेम होगा। जब करंट सेम होगा और पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो तो
यहां से कोई करंट आएगा, इसके जाने का रास्ता एक यही है, क्या इधर जाएगा, इधर तो खाई है ना, जा गिर जाएगा तो करंट तो है होशियार, क्या बोलेगा मैं उधर नहीं जाने वाला। देख करंट आके जा रहा है तो जो आर इक्विवेलेंट है वो क्या कहलाएगा, R1 प्लस R2। देख R1 का वैल्यू कितना है सर 3 है, R2 कितना है 2 है, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 ओम हो जाएगा। चलो अगर V का वैल्यू 10 है, V का वैल्यू 10 है तो ओम लॉ क्या बताता है, V इक्वल टू आई आर, तो V कितना है 10, R कितने हो गए 5, I की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा 2 एम्पियर होगा। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्यों, आपने तो सर सर्किट में बताया कि करंट इतना होगा, बट कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। अब देखो जब भी कोई सर्किट सीरीज में ऐड होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो हम मानते हैं इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V2, ठीक है। तो हम लोग इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, देखेंगे उसको क्या होता है। एक रेसिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल हमने माना है V1, दूसरे का V2। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो ये हमारा है 3 ओम, ये हमारा 2 ओम है, और जो नेट वोल्ट है वो 10 वोल्ट। अब इस पे आने वाला करंट हमारा है, इसको एक डॉटेड बना लीजिए, बाकी तो फिर रेड। आने वाला करंट कितना है 2 एम्पियर है। अगर मैं यहां से यहां तक की पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है V इक्वल टू आई आर, तो मैं लिख लेता हूं यहां का पोटेंशियल V1 होगा, तो लिखेंगे क्या V1 इक्वल टू आई इंटू R1, क्योंकि करंट तो सेम ही है। तो यहां से जो इक्वेशन आएगा V1 इक्वल टू आई इंटू R1, इसको अगर R1 हमने माना है, आई कितना है 2 एम्पियर, R कितना है 3 एम्पियर, कितने हो गए 6 वोल्ट। ओके इसके अबाउट अगर यहां के अबाउट 6 वोल्ट आ गया तो पता है पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो रिमेनिंग क्या होगा 4 वोल्ट उसके अबाउट होगा, तो यहां से कितने हो जाएंगे 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हमारा कहानी क्लियर है सर, इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो हमको ये भी सर्किट तो जुड़ा है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया V1। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांसेप्ट ऑफ कैपेसिटर क्या सिखाया था, Q मैक्सिमम, जो इक्वेशन आपको याद होगा C इंटू V1 लिखा है क्या, यस। इफ यू गेट V1 तो C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 2 फैराडे, वेरी गुड, दिस इज 2 फैराडे इनटू व्हाट इज V1 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब होगा हमारा 12 कूलम चार्ज उस कैपेसिटर पे जनरेट होगा, और इस सर्किट में जो करंट होगा वो 2 एम्पियर होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट से हम सर्किट को बनाना सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वन पे में ही सारा सर्किट बन जाएगा, हमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न को देखने पड़ेंगे, क्योंकि लॉजिकली ये करंट डिवाइड क्या कहते हैं चार्ज डिवाइडर पोटेंशियल हमने आपको सिखाया वहां पे, जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिखाया तो हमें सिखाया था कि इसके अबाउट कितना होगा। बट कहानी यही है कि थोड़ा सा रेसिस्टेंस आ गया, रेसिस्टेंस उतना ही आया है जितना आपने क्लास 10 में पढ़ा था, बाकी कुछ हमने नया नहीं किया, जितना हमने कुछ नया नहीं किया। इसमें बस हमको इतना छोटा सा पॉइंट सीखना था, जो अभी तक के क्वेश्चन हमने देखा कि लॉजिकली दो ही बात होती है, T0 या T इन्फिनिटी। T0 को हम लोग इनिशियल टाइम मान के चलते हैं, जहां पे सर्किट का बिहेवियर होता है कौन सा, कैपेसिटेंस का, एज ए कंडक्टिंग वायर, और ये चार्ज नथिंग। बट T इन्फिनिटी की बात आएगी, इसके पास मैक्सिमम चार्ज होता है, वो हम लोग CV के नाम से जानते हैं, और ये किसकी तरह करता है, ब्रोकन वायर, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। बस दो ही कंसेप्ट है, बाकी तो आसानी। देखिए इसको अच्छे से आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से देखेंगे। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन 2 μF कैपेसिटर, जो माइक्रोफैराड से दिया हुआ पे, इस पर हमको चार्ज निकालना है। कंडीशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम, 7 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम ऐसे एडजस्ट है। और सबसे पहले हम लोग सुनते हैं दो ही कहानी, अगर हम लोग T0 की बात करें या T इनफिनिट की बात करें, तो कंडीशन वाइज हमको क्या है, T0 की बात हम पैरेलली करके देखते हैं। हमको क्या बताया था, एट T इक्वल टू 0, आपको ध्यान होगा सर T0 पे एक ही कहानी होती है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, इनिशियली की बात चल रही है, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, मतलब क्या होगा, फ्लैट लाइन हो जाएगा, की तरह बिहेव करेगी, ये क्या हो जाएगा हमारा, सी कंडक्टिंग वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वहां से इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि करंट तो वहीं से आएगा, एंड इनफिनिट पे भी चेक करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे अगर ये कंडक्टिंग वायर हो जाता है, अगर ये कंडक्टिंग वायर हो जाता है तो कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं, थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट है, ध्यान से देखेंगे इसको, तो फिर क्या होता है, ये हमारा बैटरी है,
एक छोटा सा रेसिस्टेंस, ये छोटा सा रेसिस्टेंस है, ये 1 ओम है, 7 ओम है, दिस इज 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 1 ओम। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, देन ऑल थ्री एज पैरेलल। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा, मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 1 ओम था, ये अभी भी 1 ओम रहेगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि R1 प्लस R2 होता है, उसमें डरने की बात नहीं है। तो कितने हो जाएंगे ये हमारा 9 ओम हो जाएगा। अभी तो सिखाया था लास्ट में, जब सीरीज हो मतलब आने वाला करंट जाने वाले सर्किट में सेम होता है, क्या समझते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये हमारा 1 ओम का। अब देखो यहाँ पे करंट का डिवाइडर हो रहा है, अभी सिखाया था, जब करंट बटने लगे तो क्या होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बहुत ही सुंदर होता है। अगर हम बात करें पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा, अभी इक्विवेलेंट निकालेंगे, लिख लीजिए इसको, एक नया सर्किट बन जाएगा ये फॉर्मूला से, एक जो नया सर्किट आएगा ये हमारा हो जाएगा 1 ओम। अब इसको मानते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट। पैरेलल का फॉर्मूला होता है, दो की बात करें तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, नहीं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल की बात करें तो हमको अगर R1 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये मेथड भी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय R1 कितने, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 9, बस इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना होता है 10 बाय 9। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा 9 बाय 10 होगा, दैट इज द पॉइंट। ये कितना होगा 9 बाय 10 होगा। ओके सर समझ में आ गई, 9 बाय 10 ओम। तो ये हमारा हो गया, खत्म नहीं हुई, क्यों, ये जो फाइनल सर्किट है ये भी क्या है, अब ये दोनों सीरीज में है, तो क्या होगा हमारा, एक और इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से यहां पे आ जाइए थोड़ा सा, क्या होगा, एक जो फाइनल इक्विवेलेंट होगा, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कितना हो जाएगा, ये कितना था हमारा 10 वोल्ट था, वेरी गुड, इसको लिख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट था। अब देखो ये 1 है, ये 9 बाय 2 कितना हो जाएगा, अगर हम इस R इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना होगा, आपको सिखाया था, फिर से R1 प्लस R2 9 बाय 10 प्लस 1 कितना होगा 19 बाय 10 R इक्विवेलेंट। तो ये जो वैल्यू 19 बाय 10 है, इसमें जो भी करंट आएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, T इक्वल टू 0 पे अप्लाई कर लीजिए, दिस इज R, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, V हमारा 10 है, I कितना है 19 बाय 10, इसको सॉल्व कीजिए 100 बाय 19, तो यहां से आपको करंट मिल जाएगा, जब T इक्वल टू 0 की बात आएगी तो 119 एम्पियर हो जाएगा, दैट इज द करंट, बेसिकली यही होता है। तो हमको क्या पूछा सर, चार्ज बताना था, लेकिन क्या सर, इनिशियल चार्ज 0 था और इनिशियल करंट कितने हो गए इसमें 100 बाय 19 एम्पियर्स। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कब, जब हमने T इक्वल टू 0 पे इतनी सारी कहानी को गढ़ा बनाया समझा, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि क्या टफ चल रहा है, हो क्या रहा है इसमें, तो लॉजिकली बेटा 10th तक है सब इसमें, आपको 10th से आगे कुछ भी नहीं है, सीरीज पैरेलल वही पढ़ना है, बस सर्किट को घुमा कैसे रहे, सर्किट चल कैसे रहे, देखोगे समझेगो तो पता चलेंगे कैसे होते। सिंपल सा लॉ था, हमको यहां से क्या आ गया, T इक्वल टू सॉरी I इक्वल टू 119 अप्रॉक्स 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी कहानी हमारी खत्म हुई नहीं है। कहानी ये है सर, अभी तक तो आपने बात करी T इक्वल टू 0 की, T इक्वल टू 0 की, लेकिन T इक्वल टू इनफाइनाइट किधर गया, उसकी तो बात होगी। अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी सर्किट में, अगर T इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए तो सबसे फर्स्ट कंडीशन चार्ज कितना होगा उसको देखेंगे बाद में, फॉर्मूला सिंपल आसान है, चार्ज होगा मैक्सिमम, चार्ज होगा मैक्सिमम, वो जो भी चार्ज आएगा वो क्या होगा, C टाइम्स ऑफ पोटेंशियल अबाउट दिस लाइन, इसके अबाउट जो पोटेंशियल होगा उसकी बात करेंगे, सिर्फ कितना होगा C टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, उसको फिर V1 मान के चलते हैं, लेकिन V1 अभी निकलेगा नहीं, वेट करेंगे अपन। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या था, T इन्फिनिटी पे ये जो C होता है ना, इसका बिहेवियर क्या होता है, ओपन सर्किट या ब्रोकन वायर, क्या होगा वो ओपन सर्किट। जब ये होगा ओपन सर्किट तो क्या बोलेगा, देख ये तो गयो, ये तो बचा नहीं, सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट, तो क्या बोलेगा ये, हम तो गयो ये तो बचे नहीं, ये हमारा ओपन सर्किट, दिस इज 7 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम। अब देख इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, तो इस वाले का कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, वो तो गया। अब क्या इक्विवेलेंट निकाला जाए,
सर ये दोनों तीनों किसमें, पैरेलल में, देख तो सही, 2 + 7 9, सेम करंट है, जो करंट इधर गया तो ऊपर तो जाने रहा है, सब क्या है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं अपन। तो एक आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 इन पैरेलल, तो R कितना होगा 1 + 2 + 3 1 + 7 8 + 2 10। तो हमारा हो गया 10 इक्विवेलेंट, सॉरी 10 ओम इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये भी कितना है 10 वोल्ट है। अप्लाई कर लो ओम्स फॉर्मूला, क्या सिखाया था, V = होता है I × R, 10 = 10 टाइम्स ऑफ I, इस 10 ने टाइम कैंसिल किया, I कितने हो गए 1 एम्पियर। अगर I का वैल्यू हमारा 1 एम्पियर आ गया तो क्या ढूंढना था सर, फाइनल चार्ज पूछना है। अब देखो फाइनल मतलब इनिशियल से कितना बड़ा होगा, चेक द पॉइंट। अब देखो क्या हुआ सर, ये सर्किट हमारा है, ये सर्किट हमारा है, अगर हम इसके अबाउट पोटेंशियल की बात करें, इसको अपन मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी थोड़ा ढंग से सुनेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो निकाला I की बात अपन कर ले, इसका मतलब है इससे जाने वाला करंट इनफाइनाइट पे 1 एम्पियर होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा यहाँ से 1 एम्पियर करंट जाने वाला होगा, तो आने वाला करंट भी क्या होगा 1 एम्पियर होगा, इसको ध्यान से सुनेंगे। अब बात आई सर ए बी के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम ड्रॉप T = इनफाइनाइट पे, अगर ये ब्रोकन वायर है, इसमें कोई चार्ज गया नहीं, इसका मतलब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तीनों का, दिस पैरेलल टू दिस पैरेलल टू दिस, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल के बराबर होगा। ये हमने सीखा है जनरली, जब तीनों चीज पैरेलल में होती है तो क्या होता है, वो पोटेंशियल सेम होता है। अब देखो यहां से कुछ करंट इधर गए, कुछ करंट इधर गए, जब भी होता है करंट का बंटवारा, क्या सोचते हैं हम लोग, जब भी होता है करंट का बंटवारा उस केस में कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल। जब होता है कॉम्बिनेशन पैरेलल तो पोटेंशियल होता है सेम। चलो अब हमारा पॉइंट ऑफ कांसेप्ट ये है कि सर ये चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा। अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल मिल जाए, हम लोग को अप्लाई होगा डेल्टा V क्रॉस AB = V2 - V1। ओके, व्हाट इज V2, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देखो सर ये कितना है 10, तो V2 की बात करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं नीचे, V2 की बात करें VA - VB। व्हाट इज VA, सर हायर पोटेंशियल कितना है 10 है, ओके, लेकिन सर VB क्या होगा, रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल अगर करंट पता हो तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VB = I टाइम्स ऑफ R। I का वैल्यू भी 1 है, R का वैल्यू भी 1 है, तो इसके अबाउट जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट का होगा। सिंपल स्टोरी है, इसके अबाउट जो पोटेंशियल क्या होगा वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। अगर वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा तो VB = -1, कितना हो गए, हमको इसके अबाउट कितने आ गए 1 वोल्ट आ गया, 9 वोल्ट आ गया। अब देखो कहानी खत्म है, तो क्या होगा, ये V1 मिल गए, दैट इज डेल्टा भेज दी V1। अगर मुझे V1 का वैल्यू आ गया 9 वोल्ट, व्हाट इज द चार्ज, सिंपल है, पुट कर दो, 9 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइक्रोफैराडे इंटू 9 वोल्ट। इसको अपन जो सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 18 माइक्रोकूलम इज द आंसर। दैट इज द सर्किट, जहां पर हमें सर्किट में कितनी सी भयावह सी नजर आई। हम लोगों से इतना बड़ा कैसे हो गया, देखो बड़ा कुछ नहीं है, हमने लॉजिकली हर एक एंड को डिस्कस किया कि हाँ किस पॉइंट को कैसे करेंगे तब क्या बनेगा। अदरवाइज आपको पता है तब इसको वन लाइन में उड़ा सकते हो, इतना सॉल्व की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल्स था जो हम इस बेसिक मेथड से बनाते हैं। एक भी चीज हमें नया नहीं लगता यहाँ पे। अब नया होने का मतलब है जो मुझे आता नहीं, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अभी मैं 2 ही चीज सीखा हूँ अगर सर्किट की बात करें। फर्स्ट कि अगर सर्किट T इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट, मैक्सिमम चार्ज T 0 पे, कंडक्टिंग वायर एंड 0 चार्ज। अब क्या पूछा था क्वेश्चन, सर फाइनल चार्ज मतलब कितना होगा, इनिशियल तो 0 था ना, तो जो आएगा वो क्या होगा फाइनली होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 18 माइक्रोकूलम इज द आंसर। आसान सी सर्किट है, अच्छे से ड्रॉ कीजिए और बेसिक सर्किट यही है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से लिखेंगे, कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको एक भी पॉइंट लगे नया कि हम कुछ नया बोल रहे हैं, नथिंग, आपको पढ़ा है सर में। आप थोड़ा बहुत होगा सर आर इक्विवेलेंट कहां से आ गया इधर पे, करंट की बात आपने 10th में इतना तो पढ़ा है ना, हम तो आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 10th को आर इक्विवेलेंट आता होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन को चलते हैं। डेरिवेशन की बात करेंगे। अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग की बात हो रही है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसमें क्या होता है डेरिवेशंस आते हैं, बहुत काम के डेरिवेशन होते हैं, ध्यान रखेंगे।
इन केस ऑफ चार्जिंग में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आता है। यहाँ पर हम लोग जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का डेरिवेशन हमें निकालना पड़ता है, और यहाँ पे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का डेरिवेशन निकालना पड़ता है। कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टॉपिक का मतलब क्या है कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करने का जो फेनोमेनन होता है, किसी भी टॉपिक को चार्ज या डिस्चार्ज करने का फेनोमेनन हो गया रीड करेंगे। अब चार्जिंग का मतलब क्या है? चार्जिंग का मतलब होता है सोर्स से जो चार्जिंग सिस्टम को कनेक्ट करना। तो लॉजिक सी बात है, हम लोग डायग्राम को देखेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बहुत पॉइंट के इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारा गोल अब यहाँ रहा कि चार्जिंग के केस में उस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि जनरल इक्वेशन हमको तो पता है कि इनफाइनाइट पे। अभी हमने दो चीज देखा, अगर ध्यान आपको रहा होगा, एक चीज आपने देखा सर t इक्वल टू 0 की कहानी और t इक्वल टू इनफाइनाइट की कहानी। ये दोनों एक एक्सट्रीम एंड पोजीशन है, या तो 0 नहीं तो इनफाइनाइट। अगर इसके बीच में किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमसे पूछा जाए उस केस में किस तरह के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे वो हम यहां सीखने जा रहे हैं। करंट कितना होगा हमने दो केस में पढ़ा। पहले क्या पढ़ा? t0 पे जो करंट होता है और t इनफाइनाइट जो करंट होता है, दोनों चीज हमने पढ़ा है। अब पढ़ेंगे किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम डी, आप यहां से लिख लो तो अच्छा रहेगा। एट मींस के लिए वन ऑफ दी इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर जेईई मेंस की बात की जाए, एडवांस की बात करें, तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ जो कैपेसिटर पार्ट 2 है, इसमें के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक आता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देकर सीखेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन ही बनते हैं। अब देखिए कंसेप्ट क्या है सर, चार्जिंग। तो पहले करते हैं चार्जिंग की कहानी शुरू। चार्जिंग का मतलब होता है कि भाई साहब एक कैपेसिटर होगा, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं। आप भूलेंगे मत, ये किसकी बात हो रही है? ओनली इन आरसी सर्किट। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया सोच के आगे इधर में, ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ ओनली इन आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, ठीक है। अब देखिए इसको हमने बैटरी दिया, अब तो स्विच तो देना पड़ेगा। हटाइए, स्विच तो लगा है यहाँ पे। अब इसकी बात मानते हैं, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका रेजिस्टेंस है R। दो तीन बात बहुत ध्यान रखेंगे, हमने आपको सिखाया था कि इसका पोटेंशियल V है। जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो हमको सबसे पहले कॉमन सी बात यह होनी चाहिए कि हम सबसे पहले ये मान ले कि इसके अबाउट कुछ पोटेंशियल होगा और इसके अबाउट कुछ पोटेंशियल होगा। इसको हम मान के चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टेंस, और इसको मान के चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू कैपेसिटेंस। छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान देकर रखेंगे, ठीक है। अब ये बैटरी का हायर इंड है, इसका लोअर इंड है, तो लॉजिक सी बात है। हमने आपको एक चीज डिस्कस किया था, याद होगा, किरचॉफ्स लूप रूल। अगर आप भूल गए तो मैं याद दिलाता हूं, जो सेकेंड रूल था उसका, किरचॉफ्स, उसको हम लोग क्या बोलते थे? किरचॉफ्स का सेकेंड रूल था किरचॉफ्स लॉ में। उसका दो रूल थे, फर्स्ट था किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम लोग इसका एप्लीकेशन यहां नहीं करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें क्या सिखाया था? इन एनी क्लोज सर्किट चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस द लाइन इज 0। याद होगा आपको क्या बताया था? इस पर्टिकुलर क्लोज सर्किट में अगर हम एक बार कंप्लीट रोटेशन पूरा करते हैं तो किरचॉफ्स का सेकंड रूल हमें क्या बताता है कि इसके अबाउट जो पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। ओके, डेल्टा भी 0 होगा, तो हमको थोड़ा सा आइडिया मिल गया सर क्या, कि इसके अबाउट डेल्टा भी लिखा जाए। तो क्या होता है, हम यहां से चले, हमको पता है कि कंडक्टिंग वायर में डेल्टा भी 0 होता है। यहां से चलते चलते इस स्टेशन पे आ गए, यहां पे आने पर पता चला एक बीच में ऑब्स्टेकल आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल यहां ड्रॉप करेगा। तो जो फर्स्ट पोटेंशियल है V, वो होता है कैपेसिटेंस के कारण, किसे होता है? VC के कारण। अब जब आगे चले तो क्या हो गया? VR ड्यू टू रेजिस्टेंस। ओके, इतनी बात हमें समझ में आई कि ये हमारा दिस इज R। अब यहां से रोटेट करते करते हम लोग यहां आए, दिस इज माइनस V इज इक्वल टू 0। तो हम यह भी बोल सकते हैं अल्टरनेटिव पॉइंट, जो VC प्लस VR इज इक्वल टू V, क्योंकि पोटेंशियल इसके बराबर तो बराबर होना चाहिए, क्यों क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन पैरेलली एडेड। ओके, यहां तक बात मुझे समझ में आई कि VC माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू R। अब देखो व्हाट इज द VC। तो VC की बात करें तो मान लेते हैं इस पे आने वाला चार्ज कुछ Q होगा। इस बैटरी ने आपको Q चार्ज प्रोवाइड किया, तो बाय द कांसेप्ट्स ऑफ क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ VC। तो क्या लिख सकते हैं अपन? VC इज इक्वल टू Q बाई C। सिंपल सी बात है। तो इसके अबाउट हो जाएगा Q बाई C। थोड़ा सोच के बताएंगे क्यों आता है, ठीक है।
क्यू बाई सी प्लस वी आर, अगर हम इसकी बात करें आने वाला करंट अगर अपन आई मान लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आई इंटू आर इजिकल टू वी। डेरिवेशन में ध्यान देते हैं। सर दो बात हुई थी, चार्जिंग के कंडीशन में हम लोग बात करें तो इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे, मैं डिस्कस करता हूँ फिर सर्किट पे आएंगे। हमने सिखाया था जब भी किसी सर्किट की बात हो तो टी इजिकल टू जीरो से कहानी शुरू होती है। टी इजिकल टू जीरो पर हमने क्या सिखाया, नो चार्ज। क्या होता है ये, नो चार्ज, बट चार्ज क्या होता है, ये कंडक्टिंग वायर हो जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है, V इजिकल टू आई आर। तो कितना हो जाएगा, I इंटू आर। सेम थिंग है यहाँ, क्या वही कहना चाहते थे। अगर जीरो होगा तो ये कितना हो जाएगा, आई आर। अगर इन्फिनिटी की बात करें, नथिंग विल गिवन देयर। क्या होता है ब्रोकन वायर, आई कितना होगा, जीरो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और क्यू कितना हो जाएगा, सी वी। देख भी क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी। बस इसी का पार्ट था दोनों, इसको लिखना है अलग से जोड़ लिखना, पता है आपको, ठीक है, ये आपको पता होगा यहाँ, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा, यहां तक मुझे पता चला सर वो डेरिवेशन हम लिख सकते थे क्यू बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू दिस। लेकिन अभी अभी हमें समझ में आया कि इसके डेरिवेशन जानने के अलावा मैं वैसे क्यों लिखा, किसी भी टाइम की बात करेंगे तो मान लिया कि उस टाइम पे ये चार्ज क्यू था और उसका कैपेसिटेंस सी था और किसी टाइम पे इसका करंट आई हो गया होगा, जो कि सब के सब क्या है, वेरिएबल है। अपन चलते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट की ओर। सर अभी फंक्शन ऑफ टी कहीं दिख ही नहीं रहा है, ध्यान से देखेंगे। आपको एक रिलेशन पता है, अगर आपको मैं बात याद है तो आपको सिखाया था, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यू नो द रिलेशन, याद है आपको, I क्या सिखाया था, डी क्यू बाई डी टी। इसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अगर मैं यहां से कुछ चाहूं कलाकारी करना, क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं क्या यहां से ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखेंगे, Q बाई सी प्लस डी टी इजकल टू वी। ओके, समझ में आया। ये हमको एक अच्छे रास्ते की ओर लेके जाएगा, यहाँ पे हम अभी ट्राई करेंगे क्या क्या हो सकता है। चलिए, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिखूं, आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, उसको उधर लेके जाए जाए, वी माइनस क्यू बाई सी। आया क्या, गुड। तो क्या होगा यहां से, डी क्यू बाई डी टी टाइम्स ऑफ आर सी वी माइनस क्यू बाई सी। लाइन से देखते रहेंगे, बस कितना अच्छा क्वेश्चन है, जाता रहे। स्टेप देखेंगे, यहां क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू बाई आर सी। अब देखो क्या हुआ, अब हम लोग यहां से थोड़ा सा इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। अब जब यहां से स्टेप जो आएंगे, ध्यान से देखेंगे, क्यू को एक साइड लेके आ जाओ और टी को लेके जाओ, क्या सकते हैं यहां पे हम लोग, डी क्यू डिवाइडेड बाय सी बी माइनस क्यू, देखेंगे यहां से ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। हमने जो इक्वेशन से लिखा यहाँ पे, जो इक्वेशन लिखा क्यू बाई सी आई आर, इसको यहाँ सबमिट किया, आर इजकल टू डी क्यू बाई डी टी, तो क्यू बाई सी इजकल टू आर डी क्यू बाई डी टी, आर डी क्यू बी माइनस क्यू बाई सी, यहाँ से रिलेशन आया, हमने यहाँ तक कर दिया। फिर एक मैथमेटिक्स का टर्म होता है वेरिएबल एंड सेपरेबल, वहां से क्या होते हैं, जो चीज जिसके साथ वेरी करता है उसको उसके साइड में लाते हैं, और जो चीज जिसके साथ वेरी नहीं करता है उसको अपोजिट साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए, हमारे पास स्पेस कम है तो आप इस साइड का पहले लिख लीजिए, जब वो डेरिवेशन आएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले आप अच्छे से लिख लीजिए और ये सर्किट भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आप यहां तक इसको अच्छे से पहले लिख लो, तो फिर ये साइड में हट जाएगा तो हम उसका डेरिवेशन करेंगे। एक ही सहारा है अपना, भगवान का नाम ले लो। क्या होता है जिंदगी में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए फंक्शन, तो एक याद करना है, इंटीग्रेशन महाराज को, तो करने का इंटीग्रेशन महाराज को। अब देखो, क्यों अगर फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ओके सर, लेकिन एक बात कंफ्यूजन है, आप लिमिट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कहना चाहते हैं। जब हमने माना टाइम इसका जीरो था, टाइम इसका जीरो था, तो सोच t इजकल टू जीरो पे, t इजकल टू जीरो पे कोई चार्ज था क्या, नहीं था, सिखाया था ना। t इजकल टू जीरो पे कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं होता है। लेकिन दूसरा क्या बताया था, t इजकल टू इंफिनिटी पे उसके पास मैक्सिमम चार्ज होता है। सर हम तो t जीरो से किसी t की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को फंक्शन क्या चाहिए, टाइम में चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम t इजकल टू किसी पर्टिकुलर टाइम t पे चले गए, तो वहां जो मूल्य मिला चार्ज क्या था, वो q था।
ओके क्या है इसमें। अब लॉजिक सी बात है सर, डी क्यू बाई क्यू इसको कैसे देखें, तो थोड़ा सा जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उसको ध्यान से देखेंगे, जो नहीं है वो भी अच्छे से देखेंगे। मैं थोड़ा सा मैथ पढ़ा लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आप सबको याद होगा dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। सिंपल सी बात, सिखाया था, आपको पता होगा। dx बाय एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ln x। सोचो कि रिवर्स, तो आपको याद ही है dy dx ऑफ ln x इक्वल टू 1/x होता है, यही कहना है इसका ना। तो क्या होगा, इसको उधर लेके जाओ, d ln x dx बाय x डू इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा ln x, ये तो पता ही अपने को, सिंपल सी बात है dx बाय dx। ओके देखो तो क्या दिया है यहाँ पे सर, यहां दिया है dq बाय cb माइनस q, लेकिन सर यहां पे cb है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लेते हैं पूरे कहानी को अपन cb, चलेगा। अब क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां जो टर्म मिलेगा वो आएगा ln cb माइनस q। बट याद क्या रखना है, यहाँ पे लिमिट ऑलवेज पुट करते हैं हम लोग, तो लिमिट क्या होगा 0 टू q, समझ में आया। और dt का इंटीग्रेशन 1/rc है कांस्टेंट, तो टेंशन लेना नहीं अपने rc के साथ, तो क्या होगा rc कांस्टेंट है, 0 टू t है, तो आपको पता है t का इंटीग्रेशन dt का क्या हो जाएगा t। चलो यहां तक तो पता चल गया अपनी बात। लिमिट पुट किया जाए तो हमने अगर q का वैल्यू q पुट किया, दिस इज द आंसर ln cv माइनस q की अपर लिमिट लोअर लिमिट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है देखो, cv माइनस ऑफ ln cv, जब q का वैल्यू 0 पुट कर क्या होगा ln cv इज इक्वल टू t बाय rc। बस इतना ही है। अब देख फिर से रूल देखना, यहां पे मैं इसको मिटाऊंगा उससे पहले, ln m बाय n क्या होता है ln m माइनस ln l, याद होगा ln a बाय b लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या होगा, अगर डिवीजन हो तो माइनस होता है। ओके तो सर कहना ये चाहता है कि डिवीजन कर दो यहां से, तो जरूर यहां से लिख सकते हैं ln cv माइनस q डिवाइडेड बाय cv, बस यही था, वेरी गुड। अब क्या हो गया t बाय rc, सारा स्टेप इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैथमेटिक्स से देखेंगे अच्छे से। ये क्या हो गया ln cv बाय rc। अब ये रियल तो आपको पता है, इसको रफ करते हैं अपन, ठीक है। ये याद रखेंगे, मैथमेटिक्स का इसको लिख लेंगे, ठीक ना, बोलेंगे नहीं। ये क्या है मैथ में वैसे आपको सिखाया जाएगा, बट आप यहां पर इसको लिख लेना, छोड़ना मत। जो इंटीग्रेशन का पार्ट था वो क्या हो गया अपना, मेरे पास जो रिजल्ट आया ln cv माइनस q डिवाइडेड बाय cv इक्वल टू t बाय rc, t बाय rc। ओके अब क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का हिसाब लगाते हैं। क्या लिख सकते हैं, cv माइनस q इंटू cv इज इक्वल टू e टू दी पावर। अब सोचो क्या कर सकते हैं, इससे पहले अपन प्रोसेस को मिटाते हैं। अब देखिए ये जो डिफरेंशिएशन लिखा था m बाय n, यहाँ पे एक टर्म और होता है, उसको ऐड कर लेंगे, मैथमेटिक्स फॉर्म होता है, इसका डिफरेंशिएशन लिखना पड़ता है, इसका डिफरेंशिएशन में लिखना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में ऐड कर लेते हैं, इनटू d बाय dq ऑफ cv माइनस q। इसका वैल्यू यहाँ पे एक माइनस ऐड हो जाता है, आपको रूल पता होगा, ठीक है। एक जब माइनस ऐड होगा तो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ ln cv माइनस q बाय rt y, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्म होगा वो हमें माइनस लेकर आ जाएगा। तो इक्वेशन कितने होंगे, माइनस ऑफ ln cv माइनस q बाय cv इज इक्वल टू t बाय rc, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया था यहां से, तब हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को उधर भेज दो, कितना होगा ln cv माइनस q cv इज इक्वल टू माइनस ऑफ t बाय rc। अब देखो थोड़ा सा और cv माइनस q बाय cv इज इक्वल टू पावर माइनस t बाय rc। थोड़ा सा आगे पीछे किया जाए, यस सर कर सकते हैं। क्या करेंगे, cv माइनस q इज इक्वल टू cv e टू द पावर माइनस t बाय rc। cv दोनों साइड है,
थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके जाए, क्या करूं, सी वी माइनस सी वी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू क्यू। वेरी गुड। अब यहां से आ गया मुझे डेरिवेशन का पार्ट। तो क्या होगा, हमको क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया ना, देख तो सही, सी वी कॉमन निकाल, हमने निकाला सी वी कॉमन, वन माइनस ई टू दी पावर टी बाय आर सी। दिख रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा लिखा जाए, हमें पता नहीं चलेगा। क्यू जो फंक्शन ऑफ टाइम आएगा वो कितना होगा, सी वी हमने यहां से कॉमन लिया, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। ये मतलब बहुत काम की चीज है भाई, हमारे का ये बहुत बड़ी काम की चीज है। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा क्यू टी इजकल टू सी बी वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी होता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि बोर्ड तो भर चुका है, तो आप पहले सारे डेरिवेशन को आपने यहां तक लिखा था, फिर कंटिन्यू कीजिए यहां से यहां लिखिए, और यहां से यहां, और इस फाइनल तक आ जाइए। यहां पर एक एडिशनल पॉइंट है, यहां पे ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन का रूल होता है, डी बाई डी एक्स जो भी आता है इंटीग्रल कोएफिशिएंट, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सी माइनस क्यू। यहां से क्या होगा, सी भी कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और डी क्यू डी 1 हो जाएगा। जस्ट यहां पे -1 ऐड होता है, क्योंकि मैं लिखा था पहले, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी पता है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। अदरवाइज क्या हो, यहां पे सिर्फ माइनस साइन ले लेंगे तो डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन पता होता है, लेकिन अभी तक हमने इंटीग्रेशन 12th में पढ़ा नहीं मैथमेटिक्स में, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे आपको करके बताया। अदरवाइज अगर डायरेक्टली मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको एडिट कर लेंगे, बाकी बराबर है। यहाँ पे क्या होता है, एक माइनस साइन, अगर ये नहीं लिखा जाए तो, और कैसे आएगा ये आप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए। और स्टेप्स में क्या होता है, कभी कभी कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूँ फंक्शन ऐसा होता है, आपको थोड़ा सा लगेगा स्लाइटली हैवी है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको इंटरचेंज ही कर दिया, लिख के बता दिया कि यहाँ पे ऐसे आते हैं। इस डिफरेंशिएशन को आप चेक करेंगे, आपको आंसर हमें मिल जाएगा। इसको आप अच्छे से पहले लिखिए, फिर हम लोग करेंगे। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आ गया, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान देना शुरू करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पॉइंट की। आप ध्यान देखें मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि जो हमने माना था ना, आपको 2 पॉइंट में प्रूफ करके बताऊंगा क्या जो हमारा मानना था। ध्यान से देखेंगे। क्या सर, आपने बताया था t इक्वल टू 0 पे चार्ज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सर t अगर आप इन्फिनिटी बोलते हो तो चार्ज कितना होना चाहिए, cv। हम यहां से देखेंगे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। अब ये क्या होना चाहिए, सर ये मैक्सिमम चार्ज होगा। आपने बताया था, यस सर बताया था, मुझे पता है आपने बताया था आपको। ओके, अब देखो ये अगर फंक्शन आ गया तो शुरू करते हैं हम चेक करना क्या हमारा कहना करेक्ट है। अब देखो हमने क्या बताया, जब t का वैल्यू 0 होता है, इस फंक्शन में डालो, एट t इजकल टू 0 होता है तो पुट कर दो भाई, q t इजकल टू cv 1 माइनस e टू दी पावर 0। लो अब क्या करोगे, सब गया। तो जब t का वैल्यू 0 होगा तो e टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या आ गया, cv 1 माइनस 1 दैट इज 0। यही बोल रहा था क्या मेरा डेरिवेशन मुझे बता रहा है, यस सर मुझे बता रहा है कि जब हम t इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखना अच्छे से, ठीक है। अब क्या होता है, 0 होगा। सिमिलरली बात करें इनफाइनाइट की, किसकी करें, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर t इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, क्यू टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मैं सिर्फ वैल्यू पुट करता हूं। अब देख ये क्या होगा, cv 1 माइनस e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट। ओके, ये क्या हो गया। जब हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखते हैं, ध्यान रखेंगे मैं ग्राफ बना रहा हूं आपको, ग्राफ को दिखेगा, थोड़ा सा पास बनाते हैं, चलो यही बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है e टू दी पावर s, कुछ ऐसा होता है, माइनस ऐसा कुछ ऐसा होता है। आप देखो सर क्या हुआ, जब हम जाते हैं माइनस इन्फिनिटी में, इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं एक स्टेप और लिखता हूं, cv 1 माइनस e टू दी पावर इन्फिनिटी। देख तो सही, अगर ये y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ऐसा ग्राफ है, अगर ये x है और ये y है, ध्यान से देखेंगे ये x और ये y है, उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या होता है y का वैल्यू 0, तो ये टर्म हमारा हो गया, ये कितना होगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कितना हो गया इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। हमको बताया गया है कि 1 बाई इन्फिनिटी या कांस्टेंट क्या होता है, 0। अगर e टू दी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाए इन्फिनिटी, तो 1 पे क्या होगा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ओके, जब ये 0 हो गया क्या बचा,
सी बी। देख क्या दिख रहा है? तो ये जो क्यू होता है, ये होता है, हमको कहलाता है क्यू मैक्सिमम सी इंटू वी। तो इस फंक्शन का एक नया रूप बन के आता है, उसको ध्यान से देखेंगे। क्या आपने इस दोनों पॉइंट को अच्छे से एनालाइज किया? क्या ऐसा ही चल रहा है ना, जो कि क्यू मैक्सिमम कितना था? सीबी। मैं तो आपको पहले बोला था कि सीबी होता है, बट डेरिवेशन मुझे बताते लगता है नहीं भाई करेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अपन किधर चलते किधर को है। सर चार जो फंक्शन है उसको ऑटोमेटिकली क्या अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है, कुछ नया नया होता है, नए नए पॉइंट है। अब क्या करते हैं, दिस इज द क्यू मैक्सिमम। तो सीबी क्या लिखते हैं? कभी कभी एग्जाम में लिखा होता है, डरने का नहीं, व्हाट इज क्यू मैक्सिमम, वो क्या होगा? सीबी बराबर होगा। तो फंक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे अब एक थोड़ा सा बात और करते हैं। सर ये जो फंक्शन आरसी होता है, इसको हम लोग एक नए नाम से उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको बोलते हैं अपन टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन टाउ से। इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्पेलिंग TAU होता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो याद रखेंगे टाउ इज इक्वल टू आरसी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार 2013 या 12 की बात है, उसमें जेईई ने क्वेश्चन पूछा था इस पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट। बहुत लोगों को पता नहीं चला क्या होता है आरसी। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस, सी क्या होता है यहाँ पे? कैपेसिटेंस। बहुत लोग सोचेंगे सर आर का मतलब सी का डायमेंशन लेकर पुट करो, कुछ नहीं। अब इसका हम लोग ये लिखते हैं, यूनिट होता है सेकंड। सेकंड क्या होगा? यूनिट। तो डायमेंशन कितने होंगे? डायमेंशन होगा ओनली टी, m0 l0 ओनली टी। सर एक मिनट रुक जाओ। कैसे आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि टाइम कांस्टेंट होगा? वाई लॉजिक से बात है ना। आप क्यों बोलोगे टाइम कांस्टेंट होगा? कोई प्रूफ है क्या? क्या कोई ऐसा शर्त माने अपन? है ना, चलो देखते हैं क्या प्रूफ है। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि सर ये टाइम कांस्टेंट की कहानी को अपन सेकंड के नाम से आज से जानेंगे, तो क्यों अपन ने इसको टाइम कांस्टेंट क्यों बोला? इसको तो बोलना था कुछ ही बोल देते। टाइम ही कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता था ना। अब देख थोड़ा सा अपन चलते बेसिक में। बेसिक कौन सा? यूनिट एंड डायमेंशन में हमने सिखाया था किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव डायमेंशनलेस। डायमेंशन होता है क्या? नहीं, एनी एक्सपोनेंशियल हैविंग नो डायमेंशन। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है। ओके, थोड़ा सा पॉइंट और ऐड करें क्या सर? यस सर, जरूर ऐड करें। क्या करना है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, जो उसका आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट मतलब कैसा? अगर e टू द पावर x है, e टू द पावर x है, तो इसका जो x होता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। फंक्शन कुछ भी हो, उसके पास डायमेंशन नहीं होता है, उसका जो आर्गुमेंट x है वो भी डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने सारा मजा समझ गया क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन नहीं होगा तो भाई साहब उसके आर्गुमेंट का डायमेंशन नहीं होगा। कहानी खत्म। अब देख e टू द पावर t बाय आर सी क्या है? सर e टू द पावर माइनस t बाय आर सी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो क्या बोला सर? x मस्ट बी डायमेंशन लेस। वेरी गुड। x को क्या होना पड़ेगा? t बाय आर सी ऑल्सो डायमेंशन लेस। क्या माना था सर? t बाय आर सी होगा, उसका मतलब क्या मान लेगा? वो हो जाएगा क्या? वो चीज कहलाएगा 1। सिखाया था बेसिकली t बाय आर सी मतलब 1। तो यहां थोड़ा सा स्पेस देखेंगे ध्यान से, किधर लिखा है, तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू आर सी। आ गया? तो जो डायमेंशन t का होगा, सेम डायमेंशन अगर आर सी का हो जाए, उस केस में ये सारी कहानी क्या होगी? वैलिड हो जाएगी। यही बताना था अपने को। अगर t का डायमेंशन r के बराबर हो जाए तो क्या होता है? t का डायमेंशन t होता है, r से क्या होगा? सेम होगा। तो इसके प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए दिस मस्ट भी क्या होना चाहिए? rc। इस फंक्शन को थोड़ा सा और नया बनाते हैं। अब क्या होगा? इस फंक्शन में अपन rc के बदले एक नया टाउ डाल देंगे, बस खत्म कहानी। तो ये जो फंक्शन है, अब फाइनली थोड़ा सज के सवर के एक इस तरह का फंक्शन हमें नजर आया। देख रहे हो कितना हमने इसका श्रृंगार किया क्वेश्चन का।
इसके क्यू टी इजकल टू क्यू मैक्स 1 माइनस टी टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। वो क्या होता है? आरसी के बराबर होता है। इसका यूनिट सेकंड होता है, डायमेंशन टी होता है, और ये यूनिट और डायमेंशन सेम क्यों होता है ये हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमसे पूछा था भाई साहब बताइए तो इसका डायमेंशन यूनिट क्या होगा आरसी का। अपने को आना चाहिए। क्या सारा माजरा क्लियर हो गया? हमने कहां से कहानी शुरू कर दी थी, जितने भी एक्सपेक्टेशंस पॉइंट्स थे सबको हमने टच किया है। इसलिए लाइन बाय लाइन जैसे जैसे लिखा है आप वैसे वैसे उतार लीजिए, वैसे वैसे उतार लीजिए। सिंपल सी स्टोरी है। इसको अच्छे से लिखने के बाद सारे क्वेश्चन सर्किट में आते ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए किसी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से दिखेंगे इसको, फिर हमें देखने को मिलेगा क्या है। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखें पहले अच्छे से। फॉर्म से थोड़ा सा नीचे आते हैं क्योंकि हमको डेरिवेशन चाहिए। अभी हमने एक पार्ट को डिस्कस किया, अब क्या करेंगे? अगर करंट फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, ध्यान रखेंगे फॉर आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ नया नहीं है भाई साहब। जो भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करने का किससे? क्यूटी के फंक्शन में। चलो अब तो तुम्हारी बाजी है, करो क्या करना है इसमें, सिंपल सी बात है। लिखो डी बाई डी टी होल फंक्शन लिखे सी भी माइनस सी भी ई टू दी पावर टी बाई आर सी। ओके आया रे, आ गया। तो देख दो फंक्शन को हमने लिखा है तो हम लोग थोड़ा सा होशियार बनते हैं, डी बाई डी टी अपन सी भी लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? चलो डी बाई डी टी सी भी ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, ये भी लिख दो। अब देखो दो डिफरेंस फॉर्म है। सर सी भी का कहाँ क्या टी का फंक्शन है यार, आंसर 0 होगा इसका, नो डिफरेंशिएशन। चलो कहानी खत्म हो गई। माइनस ऑफ, अब देख सी भी तो कांस्टेंट है बाहर निकाल, माइनस ऑफ सी भी डी बाई डी टी ई टू दी पावर टी बाई आर सी। अब देख इसमें मत फंसना, डिफरेंशिएशन फिर से बताता हूं क्या होता है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, क्या होता है? e टू दी पावर x की बात करी जाए, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x की बात करी जाए, इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x। और क्या होता है? डिवीजन होता है उसके मल्टीप्लिकेशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ x। थोड़ा सा जगह कम है, इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट करें d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ax, या माइनस ले लो तो चलेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस होगा e टू दी पावर माइनस ax डी बाई डी एक्स ऑफ ax। अलग लिखता हूँ वरना तुम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसको अलग ही सॉल्व करके बताता हूँ डिफरेंशिएशन कैसे कैसे होता है, लेकिन देखना ध्यान से, ठीक है, कैसे आता है। देखो इधर इस साइड पे करते हैं अपन। हम लोग मानते हैं डिफरेंशिएशन अपन को करना है d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। सबको याद होगा क्या होता है सर, e टू दी पावर x होता है और जो इसका आर्गुमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 होता है, अल्टीमेटली आंसर होता है क्या? e टू दी पावर x। चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ओके क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? e टू दी पावर x तो एज डी रहेगा, बट क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ ax। a बाहर निकालो, a बाहर निकालो तो क्या बचेगा? a e टू दी पावर ax एंड dx और dx फिर से 1। आंसर कितने हो गए? a e टू दी पावर माइनस सॉरी प्लस x आ गया। ये हमारा आंसर था a e टू दी पावर ax। लेकिन सर क्या बात है, यहाँ पे माइनस है, चलो एक माइनस कर लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस x, नथिंग बरी टू, कुछ ही नहीं। वो तो भाई साहब नहीं बदलेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्म होता है माइनस ax होगा, माइनस a को बाहर निकाल, माइनस a e टू दी पावर माइनस ax इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, क्या हो गया? 1। आंसर कितना होगा? माइनस a e टू दी पावर माइनस ax। इतना कहानी बताई और देख वैसे होता है तो क्या होगा? जस्ट अप्लाई, क्या करना? सिर्फ अप्लाई करना। डिफरेंशिएशन क्या है? d बाई डी टी e टू दी पावर a क्या है? 1 बाई आर सी। मैं रिजल्ट लिखता हूँ, वो पैरेलली आप लोग क्या करेंगे? अपने कॉपी के लेफ्ट या राइट जहां भी जगह उसको लिख ले जो कि फ्यूचर सेंस में हमें याद रहे, उसको लिख लो। मिटाता हूं मैं इसको। कर रहे थे सीबी, सर नो प्रॉब्लम। सीबी का मतलब होता है माइनस ऑफ सीबी, उसका मतलब नहीं। अब देखो डी बाई डी मतलब सर वो तो चेंज नहीं होगा,
माइनस टी बाय आर सी। लेकिन एक बात तो चेंज हो सकती है सर, क्या डी टी बाई डी टी लिख सकते हैं अपन, टी बाय आर सी विथ माइनस, लो सर 1 बाय आर सी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला जाए, माइनस ऑफ सी वी बाय आर सी। एक माइनस ने दूसरे माइनस को प्लस बना दिया और डी टी बाई डी टी क्या हो गया 1, तो क्या आएगा माइनस ऑफ टी बाय आर सी। वाह क्या डायग्राम आ गया, इस सी ने इस सी को मार दिया, गया। देख अब क्या बचा, सी तो रहा नहीं, वी बाय आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। क्या देखो तो सही आया क्या करंट एज ए फंक्शन। अब देखना, अब प्रूफ करके बताओ वो वाला पार्ट में करंट की बात जो हम सीख रहे थे। टी जीरो पे करंट होता है, इनफाइनाइट पे नहीं होता, क्यों, ब्रेक कर जाता वायर ना। अब देख ये जो फंक्शन आया, अब सोचो सोचो क्या किया जाए, क्या किया जाए। चलते हैं, दो रिजल्ट सीखा था अपन, उधर मिटाता हूं फिर से। दो रिजल्ट सीखा था, टी जीरो की और टी इनफाइनाइट की, क्योंकि जितना भी टर्म हमने लिखा है सारा का सारा डेरिवेशन में करेक्ट होना चाहिए, तभी तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब देख मानते हैं सबसे पहले एट टी जीरो, यस सर टी जीरो कैपेसिटर बिहेव्स एज ए कंडक्टिंग वायर, तो V इक्वल टू आई आर, पुट कर आई ऑफ जीरो V बाय आर, इसको अपन आई नॉट के नाम जानेंगे अभी, V बाय आर ई टू दी पावर जीरो। लो माइनस जीरो क्या लेने देने, 1 हो गया, चलो 1 हो गया, गए हो काम से। तो कितना होगा V नॉट इजकल टू आई नॉट इजकल टू क्या होगा हमारा V बाय आर। क्या यही तो किया था, V इजकल टू आई आर, पता चला। अब चल नेक्स्ट पे, सर एट t इजकल टू इन्फिनिटी क्या होगा, पुट कर दो, और क्या हो सकता है। देख जब t का इन्फिनिटी होगा, एट t इजकल टू इन्फिनिटी कह सकते हैं v बाय आर e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। अब देख अभी तो सिखाया था ग्राफ में, जब भी इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी क्या होता है वो जीरो, क्या हो जाएगा v बाय आर, ये 1 e टू दी पावर इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, लाइक दैट। जा रहा है, अगर इनफाइनाइट होगा देख लो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा जीरो, यही तो सिखा रहा था। t इनफाइनाइट पे कोई करंट नहीं होता है, बट सॉरी इनफाइनाइट पे कोई करंट नहीं होता है, और जीरो पे हमें करंट होता है। क्यों सर एक बात तो समझ में आई, यहाँ पे वायर क्या होता है ओपन सर्किट होता है। जब सर्किट ही ओपन है तो काहे का करंट, जब सर्किट ही ओपन है तो काहे का करंट। क्या ये माजरा अपने को समझा क्या, बस सिंपल सा था, छोटा छोटा पॉइंट, एक थोड़ा सा क्या करे श्रृंगार कर दिया जाए करंट का, थोड़ा सजाते हैं उसको, कैसे सजा जाए सर, आई नोट आ जाएगा तो फंक्शन क्या होता है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू वी वाई को लिख लो आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। चलो आसानी है ना, टाउ क्या होता है आरसी, पहले बता चुका हूं। तो हमें दोनों डेरिवेशन अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, इसको अच्छे से जम के लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एस्पेक्ट होता है ग्राफ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। ग्राफ की बात से करते हैं, पहले क्यू वर्सेस टी की बात करेंगे। चलो क्यू वर्सेस टी की बात करें तो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है चार्ज वर्सेस टाइम। शुरू करते हैं कहानी, क्या क्या चाहिए अपने को। सर बात समझ में यही अपने को कि अगर हम बात करें किसकी, तीन कंडीशन अपने को नोन होता है, कहां पे सर जीरो कैरेक्टर, कितना जीरो कैरेक्टर। तो शुरू करते हैं सर टी इक्वल टू जीरो पे, फिर से मैं लिख रहा हूं आपको याद होना चाहिए, टी जीरो पे जो क्यू होता है, क्यू क्या होता है वो भी जीरो होता है। देखेंगे थोड़ा सा, उसको क्यू नॉट लेके चलेंगे तो क्या होगा सी वी 1 माइनस e टू द पावर जीरो। एक बात पता चला सर t इजकल टू जीरो पे क्या है क्यू जीरो है, इसका मतलब ग्राफ का यहां से शुरू होगा। डायग्राम ध्यान से सुनिए कैसे हो रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा है अगर t इनफाइनाइट हो जाए, t इजकल टू इनफाइनाइट हो जाए तो बताया था q हो जाता है हमारा मैक्सिमम। चेक कर लो क्या होगा सी वी 1 माइनस इनफाइनाइट बाई आर सी, ये क्या हो जाता है 1 बाई इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसका वैल्यू हो गया हमारा जीरो, तो क्या होता है हमारा सी बी। तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी टाइम टी की बात होगी ये हो जाएगा सी बी। अब इसका नेचर कैसे डिफाइन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है नेचर डिफाइन करने के लिए। अब सोचो
एक पॉइंट ये दिया हुआ है अपना, इस ग्राफ का जो रेंज है वो इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर नहीं जाएगा। क्यों? जो t इजकल टू 0 से किसी पर्टिकुलर टाइम पे, t इजकल टू 0 से किसी पर्टिकुलर टाइम इनफाइनाइट पे जाते हैं, हमको क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम पे अगर ड्रॉ किया जाए तो इसका मैक्सिमम चार्ज से भी होता है, उसको सैचुरेट नहीं करता। तो सर कैरेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब देखिए इसका कैरेक्टर कुछ इस तरह जाता है, बट ध्यान रखें क्या होगा, इनफाइनाइट तक ऐसा ही जाएगा। सर बात आई कि सर ऐसा ही क्यों होगा, क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा क्यों होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी कर्व की बात होती है तो उसका स्लोप चेक करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो हमें लगता है कि ये टेंजेंट शुड बी पॉजिटिव। एक बात समझे ना अपन, अगर ये डी क्यू वाई डी टी क्या होगा, क्या पॉजिटिव है। अगर ये टेंजेंट का कैरेक्टर है, जब हमने ऐसे ड्रॉ किया, मान लो कोई बोलेगा सर ऐसे ड्रॉ करेंगे क्या, इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2-3 टाइप के होते हैं, ध्यान से देखेंगे, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट एंड लाइक दैट। एक यहां से चलने वाला, तो ये क्या एक्सपोनेंशियल का एक पार्ट है क्या। एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है, मैथमेटिक्स से पढ़ाए जाते हैं, जिनका मैथमेटिक्स है टेंशन लेने का, बाकी लोग जस्ट डायग्राम याद रख लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल ऐसा जाता है, एक ऐसा आता है, तीसरा ये होता है, चौथा होता है, सिमिलर होता है। अब देख क्या अपना ये वाला है, यस, बट मैं क्यों मानूं, प्रूफ करके बता, जरूर बताएंगे प्रूफ करके। अब क्या है, अब बात है सर डी क्यू बाई डी टी अगर पॉजिटिव आ जाए तो मानेंगे कि आपका कहना करेक्ट। चलो करूं, करके देखता हूं। तो फोर्स लो, अगर इस फंक्शन t को अगर dt से डिफरेंशिएट करें तो थोड़ा सा क्या करो, सेपरेट कर लो। मैं तो करके बताया था वैसे, सी भी माइनस सी भी ई टू दी पावर आर सी। देख इसका खुद का तो जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी भी ई टू दी पावर माइनस ऑफ आर सी इंटू 1/RC, माइनस इस माइनस ने माइनस को मार दिया, इस सी ने सी को मार दिया, और सी पे देख तो करंट ये आएगा, ये क्या करंट था, बी बाई आर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ओके सर ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब आपका कहना करेक्ट है। तो इस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया क्या था, पॉजिटिव था, तो इसलिए पता चला कौन सा कर्व होगा, ये कर्व होगा। एक छोटा सा पॉइंट और है, यही देखते हैं। अगर हम लोग बात करें सर टाइम कांस्टेंट की, एक टाइम कांस्टेंट होता है, अगर मान लें कि ये जो टाइम होगा ये t अगर 1 टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो अगर ये t, हम इसकी बात करें, ये t इजकल टू 1 टाइम कांस्टेंट, मतलब क्या कहना है, t इजकल टू टाउ हो जाए, सिंपल सी बात मानेंगे। 1 टाइम मतलब क्या हो जाएगा, t इजकल टू टाउ हो जाए। क्या सर क्या लफड़ा है, ओके देखा जाए। सर टाइम कांस्टेंट था क्या, तो सबसे पहले अपने नॉलेज में क्या होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट लिखा था यहाँ पे आरसी, मतलब आरसी का वैल्यू अगर टी के बराबर हो जाए तो फंक्शन में क्या इफेक्ट होता है, बोलो वैसा क्यों। सर जीरो से लेके इसी के बीच में एक टाइम कांस्टेंट होगा, 1 टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट ये बैटरी चार्ज हुआ वो देखना तो पड़ेगा। अब 1 टाइम कांस्टेंट की बात करें तो थोड़ा सा इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले को लिख लीजिए, फिर हम आपको एक्सप्रेशन बताते हैं। इसको लिखिए अच्छे से, पहले इसको लिखिए, फिर हम डेरिवेशन बताते हैं आगे का। कांस्टेंट का मतलब आप ये कहना चाहते हैं, अगर क्यों ये जो फंक्शन है टाउ के बराबर हो जाए तो क्या आता है अपने इक्वेशन, सी वी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, जब ये टी टाउ होगा तो यहां क्या हो जाएगा, टाउ, इस टाउ ने उस टाउ को मार दिया, क्या बचा, सी वी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1। वाह, अब क्या करेंगे सर, एक बात आपको याद होगा, सी वी 1 बाई ई। अब ई क्या है, ई एक एक्सपोनेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.713, बस वैल्यू याद, इसका होता है 2.713। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें क्या, यस किया जाए, चलते हैं करने को। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वैल्यू देखो, सी वी 1 माइनस, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, ई माइनस 1 बाई, अब पुट करके देखो कितना होता है, सी वी 2.713, 2.73 होता है ना, 2.731 ले लीजिए, ये
2.73 दो ही डिजिट रखते तो अच्छा रहेगा, -1 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे तो CV 1.73 डिवाइडेड बाय 2.73, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो मैं आपको रफ कैलकुलेशन करके बताता हूं कितना होगा। 2.73 आते हैं अप्रोक्स 0.628, मतलब अप्रोक्स 0.63 C टाइम V। हमको ये बात पता चला सर जब ये चार्ज टाइम इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट होगा, उस कंडीशन पे जो चार्ज जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड 0.63, क्योंकि ये कितना है CV, वो चार्ज कितना होगा, दिस इज 0.36 CV। अगर मैक्सिमम चार्ज कितना है 100%, तो वन टाइम कांस्टेंट में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वन टाइम कांस्टेंट में ये बैटरी 63% क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ओके, अगर ये बैटरी 63% चार्ज हो जाएगा तो जो चार्ज है वन टाइम कांस्टेंट टाउ, तो ये क्या होगा, यहां पर बोल सकते हैं इसको अपन अगर परसेंटेज में लिखना चाहे, क्योंकि 100 कितना है 1, तो कितना होगा 63% चार्ज हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा 63% चार्ज होगा किसमें, वन टाइम कांस्टेंट। तो हमको यहां से 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्वेश्चन कि वन टाइम कांस्टेंट पे कितना परसेंट बैटरी चार्ज होगा। सर वन टाइम कांस्टेंट पे अपन 63% बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, एंड लेटर हाफ में कुछ नया नहीं है अपने लिए, तो क्या होगा, ये ग्राफ अपने को आना चाहिए। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल आपको अभी तक देखने को मिला। बहुत सा डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन था, बट थोड़ा सा लॉजिक भी था। हमने इसको किया कैसे, इसको आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। मैंने रफ कैलकुलेशन किया, मुझे 0.628 कुछ आया था, लाइक हमने 63 लिख दिया और अप्रॉक्स इतना ही वैल्यू होता है। आप चेक कर लेंगे कैलकुलेशन वाइज, बाकी इसमें कुछ नया है नहीं। तो इस ग्राफ में मुझे सबसे फर्स्ट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज लगा कि इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। हाउ वी यूटिलाइज द इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग इक्वेशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं और इसको कंप्लीसेट कैसे करते हैं वैल्यू के साथ, वो भी क्या होता है इसका मैक्सिमम चीज होता है। तो वन टाइम कांस्टेंट पे 0.63 टाइम्स ऑफ CV या मैक्सिमम चार्ज का 63% होगा। इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार एग्जाम में आया भी है ये, इसलिए इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग थोड़ा करंट का चर्चा कर लेते हैं, करंट के बारे में। इस ग्राफ में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस ग्राफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। जैसे चार्जिंग होता है ना, ठक 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 चार्ज निकलता है तो रखिए, क्या होता है एक्सपोनेंशियली ये चार्ज होता है। और ध्यान रखेंगे, और ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, इसका स्लोप निकालना बहुत ही आसान है। स्लोप निकालेंगे Q/T CV/R। तो एक बात और यहां से लिख लो, छोटा सा पॉइंट कहीं भूल जाओ बाद में, यहां पे लिख लीजिए। स्लोप जो होगा, अगर इसको मैंने सॉल्व कितना आया था CV/R V/R, इसका स्लोप कितना था V/R। V/R मतलब क्या होता है सर, ये 10 के बराबर होता है। छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, बट गैदर करने आपको आना चाहिए। यहां मैं सॉल्व किया था ना, dt/dt दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व Q वर्सेस T, दैट इज द V/R। V/R क्या होगा tan थीटा, गॉट इट। अब आप इसको अच्छे से ड्रॉ तो कर ही लिए, हम लोग थोड़ा सा करंट की चर्चा करते हैं, इसको लिख लीजिए। सारा डेरिवेशन मैंने एक एक करके बताया, कोशिश करेंगे अच्छे से सीखे, ठीक है। ये हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वर्सेस T। सिंपल सी बात है, ड्रॉ कर लेते हैं अपन। मेन क्या अपना सर, ये टाइम होगा, ये हमारा करंट होगा, बस सिंपल सी कहानी है। ये क्या होगा हमारा करंट, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। अब थोड़े से आते हैं इक्वेशंस पे। क्या इक्वेशंस है, हम लोग करंट की बात कर रहे थे, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, V/R e टू द पावर -t/RC। अभी टाइम कांस्टेंट को दूरी रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, जिस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस में रख के उसको ड्रॉ कर सके। ओके, तो सर शुरू करते हैं V = 0 पे। अगर अपन t = 0 की बात करते हैं तो हमें I जो आता है वो हमारा I0 क्या होता है V/R। y अगर t 0 होगा तो क्या होएगा e टू द पावर -0 क्या होता है 1 ही होता है, उसको हटा के चलो। तो इस ग्राफ में सबसे पहले मुझे समझ में क्या आया, जब t 0 है तो ग्राफ में कहीं न कहीं ये वैल्यू V/R के बराबर है, जो कि हमारा मैक्सिमम था। याद होगा आपको, I मैक्सिमम कितना था V/R होगा। तो यहां से मुझे समझ में आया I मैक्सिमम कितना है V/R। बट जब हम एक पॉइंट चेक करते हैं कहां पे, इन्फिनिटी पे, देख तो लो कैरेक्टर कैसा होगा। इन्फिनिटी पे क्या होगा, I = V/R e टू द पावर -∞। लो अब क्या करूं, ये तो सर 0 हो गया।
टू द पावर क्या होगा v बाय आर, e का इन्फिनिटी लिखो, कैसे लिख सकते हैं, v बाय आर और 1 बाय e टू द पावर इन्फिनिटी। अब क्या किया जाए, अब देख e टू द पावर x है, e टू द पावर ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू, अब x क्या है इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी है तो y भी क्या है ऑलमोस्ट जीरो है, जब ये y जीरो होगा इसका वैल्यू हो गया जीरो, इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, v बाय आर इंटू 1 बाय जीरो मतलब क्या होगा इनफाइनाइट। लो जी, अब क्या करूं, ये तो इनफाइनाइट हो गया, दो रास्ते हैं सर, t इजकल टू जीरो पे ये था और t इजकल टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो गया करंट। ओके, अब क्या करें, जब ये करंट हो गया इनफाइनाइट तो ग्राफ का कैरेक्टर कैसे हो सकता है, जानने के दो रास्ते हैं, एक ऐसा दूसरा ऐसा, लेकिन सोच ये ग्राफ कभी इनफाइनाइट जाएगा नहीं, तो ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह ग्राफ होगा, क्या होगा ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है याद रखेंगे, ये हमारा टाइम का फंक्शन है। लेकिन सर थोड़ा सा अभी मजा नहीं है, हाउ, स्लोप बताओ सर, तब तो मानो आपकी बात, इसका अगर स्लोप ड्रॉ करते हो आप लोग तो क्या होगा, दिस इज मोर देन 90, तो ये जो टेन थीटा है, ये जो m है वो लेस देन जीरो आना चाहिए। चेक करें, चलते हैं आप लोग मिशन पे, मिशन में चेक करने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करना, और क्या सर, और नया क्या कर सकते हैं अपन, अपनी बस में तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, कहां कर दो, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएट, d बाई डी टी ऑफ आई टी, बहुत लोग को लगेगा सर डी बाई डी टी क्या होता है, भाई कुछ नहीं होता है, बस फंक्शन बता रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि डी बाई डी टी भी कुछ होता है, कोई नया क्वांटिटी डिफाइन नहीं होता। अब देख डी बाई डी टी वी बाई आर यू टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, डिफरेंशिएट कर, कुछ नया नहीं है, v बाय आर इंटू माइनस आर सी टू द पावर टी बाय आर सी, देख ये माइनस आ गया, ये लेस देन जीरो है, कौन सा माइनस, ये वाला है, तो माइनस ऑफ आर सी का लेस देन जीरो है, मतलब हमारा कहना सही था, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट और चेक करने का सर, वन टाइम कांस्टेंट। ओके, तो मान लो ये जो टाइम है अगर वन टाइम कांस्टेंट के बराबर आ जाए, अब तो डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसको मिटाता हूं, चल, अगर वन टाइम कांस्टेंट के बराबर में क्या कहना चाहते हैं सर, इफ ये जो टाइम है बेचारा वो वन टाइम कांस्टेंट के बराबर आ जाए, इक्वेशन देख, अगर i एज ए फंक्शन ऑफ वन टाइम कांस्टेंट अच्छे से लिखेंगे तो क्या क्या हो सकता है सर, v बाय आर का तो कुछ नहीं कर सकते अपन, लेकिन ये जो है माइनस टी बाई टाउ, अब देख मैं आरसी कोड लिख सकता हूं, टाउ पहले बताया था, अगर ये टी भी हो जाएगा टाउ तो क्या होगा वन, इक्वेशन कितने हो गए, v बाई आर ई टू द पावर माइनस वन, ले तो सही, मतलब कितना हो गया v बाई आर वन बाई ई, चेक करो, चलते सर, ई का वैल्यू होता है 2.73, तो 1 बाई 2.73 मतलब कहना ये है कि v बाय आर इंटू 2.73, फिर से एक रफ कैलकुलेशन किया जाए, कितना करें आर थोड़ा सा कर दे अपन, 100 ऊपर गया, तो यहां से अप्रॉक्स आता है, जो वैल्यू होता है वो हमको मिल जाता है 0.37 v बाय आर, कितना होता है 0.37, आप चेक कर लेंगे 1 बाय कितना होता है, 1 बाय 2.7 की 0.37 होता है, अप्रॉक्स इतना ही आएगा, देख लेंगे। इसका मतलब ये जो करंट आया वन टाइम कांस्टेंट पे, उसका वैल्यू कितना होगा 0.37 v बाय आर। अब सोचो कि हाउ मच परसेंटेज दे विल गिव करंट, तो करंट का परसेंटेज कितना होगा 37% ऑफ करंट विल एक्सपोनेंशियली फॉल। अब सोचो फॉल क्यों गया, अब देख, अब सोचो जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, सोच तो सही, कहां था सर v बाय आर था, अब कितना बचा 1 पे 0.7 बाय, ये लेस है क्या, ये चीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। अब बात सर समझा नहीं अपन, कैसे समझे, हमने सिखाया था आरसी सर्किट में जब t 0 होता है तो करंट भी आ रहा होता है, जब जब हम लोग t इनफाइनाइट पे जाते हैं करंट गए, तो समथिंग से खत्म होने तक मतलब क्या होता है सर घटेगा, पर कैसे घटेगा,
कैरेक्टर शुड बी एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। क्या होगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट होगा। बट एक क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, पूछता है कि t इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट तक कितना परसेंट करंट क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो वो जो पहले क्वेश्चन में पार्ट था, पहले में कितना था? पहले में चार्ज 63% तक इंक्रीज कर जाएगा, बट इन केस में क्या होगा? 37% करंट वो डिक्रीज कर जाएगा। 37% करंट डिक्रीज कर जाएगा। बेसिकली यही पूरी कहानी होती है एक सिंगल कंसेप्ट में चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर लॉजिकली। तो हमसे दो क्वेश्चन सीखने को मिला, इसमें डायग्राम हमें अच्छे से आने चाहिए, इक्वेशंस हमें अच्छे से याद होना चाहिए, आरसी को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं ये मुझे पता होना चाहिए, और कितने परसेंट पे वो 1 टाइम कांस्टेंट पे जाएगी, और यहां से आप इक्विट पॉइंट पे टाइम पुट तक चलेंगे। जो भी मैक्सिमम यही क्वेश्चन होते हैं हमारे पार्ट में, बट जो भी टाइम पुट करेंगे आपको हर एक टाइम पे एक ना एक करंट हमें मिल जाएगा और हमेशा उसका चार्जिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखेंगे। इसके चार्जिंग वाले पार्ट पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसको इसी तरह डिटेल्स एनालाइज करेंगे डिस्चार्जिंग के बारे में, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। तो हमारे लिए आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट था कि यू नो द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग एंड इक्वेशन ऑफ द करंट एंड ग्राफ एंड व्हाट चार्ज विल इंक्रीज एंड व्हाट करंट विल फॉल। कितना करंट डिक्रीज किया 1 टाइम कांस्टेंट में और कितना चार्ज बढ़ा। तो 63% चार्ज का इंक्रीमेंट हुआ था और 37% वो फॉल करिए कौन सा? करंट। सो थैंक यू फॉर आज के लिए शुक्रिया।